नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। उम्मीद से बेहतर आए दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े। जुलाई सितंबर अवधि के दौरान देश की विकास दर 7.6% रही। दुनिया की सभी एजेंसियों के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन। आरबीआई गवर्नर ने पहले ही दे दिए थे संकेत। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट अक्टूबर माह में 12% की दर से बढ़ा। सीमेंट, कोयला, बिजली उत्पादन, खाद, नेचुरल गैस, रिफाइनरी और स्टील उत्पादन में आई बढ़ोतरी। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका और एचडीएफसी बैंक समेत कई सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। कुछ सहकारी बैंक भी इस जुर्माने के दायरे में आए। और शेयर बाजार में तेजी का दौर लगातार जारी। सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल भी हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। आपकी स्क्रीन पर ये कुछ टॉप लाइंस जिस पर हमारी रहेगी नजर, और आपको बताएंगे COP28 से क्या कुछ उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री दुबई पहुंच चुके हैं और वहां से क्या कुछ खबरें आ रही हैं आपको बताएंगे। साथ ही साथ समीक्षा करेंगे, एनालिसिस करेंगे इन जीडीपी आंकड़ों की और इसका मतलब क्या है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। जलवायु परिवर्तन पर जो शिखर सम्मेलन दुबई में होने जा रहा है, इसको कहा जा रहा है COP28। उसको संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री कल रात दुबई पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम न केवल महत्वपूर्ण जलवायु मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि COP28 से इतर जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट पहल और लीड आईटी से संबंधित चर्चाओं में प्रधानमंत्री की भागीदारी का भी गवाह बनेगा। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर सभी सदस्य देशों की सहमति पहले ही बन चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि COP28 में इस गतिविधि को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन ग्लोबल एवरेज से सिर्फ आधा है और G20 देशों में सबसे कम। एक बार फिर से प्रधानमंत्री लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट फाइनेंस, एनर्जी ट्रांजिशन और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहरा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है, जिससे महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाओं और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि होने की उम्मीद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन दुबई से क्या खबरें आ रही हैं उस पर हमारी लगातार निगाह है और अपने संवाददाताओं से भी हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से बड़ी खबरें आपके लिए लेकर के आएंगे। आप देख रहे हैं इकॉनमी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इकॉनमी टुडे में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान जब अपने होटल पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वतन से बाहर दूसरे देश में अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पा करके लोग हमेशा की तरह अभिभूत दिखाई दिए। आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, आपसे थोड़ी पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री दुबई में अपने होटल पहुंचे थे। और रात में आप सोचिए कि रात का वक्त बेसब्री से भारतीय समुदाय उनका इंतजार करता है और हमेशा की तरह अभिवादन करते हुए, सभी का हालचाल पूछते हुए, सभी के बीच खुशियां बांटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें। शिशिर सेलार संवाददाता दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शिशिर, बहुत धन्यवाद इकॉनमी टुडे में वक्त निकालने के लिए। छठी बार प्रधानमंत्री पहुंचे हैं यूएई, कितनी उम्मीद जाहिर की जाए खासतौर पर COP28 और उसके इतर क्या कुछ बड़ा प्रोग्राम है आज प्रधानमंत्री का?
बिल्कुल, देखिए COP28 की अगर बात करें तो भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण एक समिट होगा, जिसके अंदर हम देख पाएंगे कि पर्यावरण के विषय जितने भी कदम अब तक भारत ने उठाए हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे, और साथ ही साथ जो बाकी अन्य देश है उनके साथ जो है भारत कदम तल करता हुआ दिखाई देगा। खास तौर पर अगर आंकड़ों की हम बात करें तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भारत अगर देखा जाए तो क्लाइमेट इंडेक्स है, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें अगर देखा जाए तो भारत जो है 2 पायदान आगे आकर तकरीबन अब दुनिया में तकरीबन 8वीं पोजीशन पे इस वक्त भारत खड़ा है। जो G20 कंट्री है उसमें तीसरे नंबर पर भारत इस वक्त क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में खड़ा है। तो अब दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत ने काफी अग्रेसिव जो है स्टैंड लिया है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे हमने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी का मुद्दा हो, या फिर हम बात करें किस प्रकार से धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल जो उनका इस्तेमाल जो है कम किस प्रकार से किया जाए, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर बात करें 2014 से लेकर 2021 की अगर बात करें तकरीबन $78 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी में भारत अब तक ला पाया है। बड़ी उपलब्धियां, आने वाले समय में टारगेट और ज्यादा है। और जिस प्रकार से हम सोलर अलायंस की बात करते हैं, जिस प्रकार हम बायोफ्यूल अलायंस की बात करते हैं, तो ऐसे में जो बाकी अन्य कंट्रीज है उनके साथ भी भारत ज्यादा से ज्यादा जो है साझेदारी बनाकर किस प्रकार से इस ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करें और इसका डेस्टिनेशन किस प्रकार से बढ़े। शिशिर, मैं कॉप की बात करता हूं। COP 26 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री गए थे इसी मंच पर, तो उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया था, और उसमें स्पष्ट तौर पर जो रोड मैप है 2030 तक और 2070 तक पूरी दुनिया को एक लक्ष्य की तरफ जाने का उन्होंने मंत्र दिया था। COP 27 में 1 साल पहले हमने दुनिया को दिखाया कि G20 में एकमात्र ऐसा देश है शायद पूरी दुनिया में जो 2030 तक NDCs के अपनी प्रतिबद्धता पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। COP 28 में हमें पता चला है कि कार्बन क्रेडिट की जगह ग्रीन क्रेडिट का इनॉग्रेशन किया जाएगा, एक नए पहल की लॉन्चिंग करेंगे। वो क्या है, थोड़ा सा बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए 3 प्रमुख साइड इवेंट होंगे आज जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। जो प्रमुख इवेंट होगा जिसमें सभी जो ओपनिंग फंक्शन यहां पर होगा जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, उसके बाद एक सेरेमोनियल हाई डेलीगेशन मीटिंग होगी जिसमें प्रधानमंत्री जो हिस्सा लेंगे, और उसके अलावा 3 प्रमुख साइड इवेंट इस पूरे COP28 के दौरान है। और उसमें से 2 अगर हम बात करें खासतौर पर, जैसे आपने कहा कि ग्रीन क्रेडिट एक इनिशिएटिव है जो कि हालांकि इससे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने अक्टूबर में इसको लॉन्च किया था। भारत और UAE साझा प्रयास करेंगे, और इसमें अगर देखा जाए किस प्रकार से जो कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की हम बात करें तो अगर कम कार्बन उत्सर्जन होगा उसमें इनको किस प्रकार से इंसेंटिवाइज किया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो है सामने आती है तो उनको किस प्रकार से इंसेंटिवाइज किया जाए, इस पर पहल रहेगी, ध्यान रहेगा ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के जरिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो टारगेट है, जिससे मैंने कहा कि 2 प्रमुख साइड इवेंट, उसमें दूसरा प्रमुख साइड इवेंट होगा ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस। आपको पता है भारत किस प्रकार से मुकर रहा है कि फाइनेंसिंग की बात करें, खासतौर पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करें, उस पर हालांकि भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज है उनको साथ में आना चाहिए। हालांकि जिस प्रकार से एनडीसी का टारगेट है, हर एक कंट्री को अलग अलग एनडीसी टारगेट्स है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका अलग टारगेट, जो डेवलप कंट्रीज है उनका अलग टारगेट है। तो ऐसे में समान जो है वितरण किस प्रकार से क्लाइमेट फंडिंग का हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे में बहुत सारे जो कंपनीज है या फिर बहुत सारे जो देश है उनको अपनी तरफ जो है सरकार चाहती है कि इस मुद्दे पर भी सहमति बने, और जो डेवलप कंट्रीज है उनको भी एक उसका फायदा मिले। तो ये फंडिंग के 2 प्रमुख साइड इवेंट आज COP28 में होने वाले। तीसरा जो इवेंट होने वाला है वो भारत और स्वीडन के बीच लेड जो है IT इवेंट 2.0। हालांकि 2019 में इसकी शुरुआत भारत और स्वीडन ने एक साथ की थी। अब एक पायदान आगे जाकर हालांकि आज हम देख पा रहे हैं कि लीड IT 2.0 इनिशिएटिव भारत जो है उसके बारे में भी यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई है। उसमें बाकी कंट्रीज होंगे वो इसमें शामिल होंगे। तो भारत की पहल है, जैसे हम फाइनेंस की अब बात कर रहे थे, तो ये 3 प्रमुख आज के साइड इवेंट होंगे जहां पे भारत जो है इसमें शिरकत करेगा और साथ ही साथ प्रयास करेगा कि जो पार्टनरशिप है। जी शिशिर, आपसे अंतिम सवाल इकोनॉमी टुडे में हम समझना चाहते हैं, G20 में ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर सभी देशों को एक सहमति बनाने में भारत कामयाब रहा। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट जस्टिस, ये जो पर्यावरण के सामने जो भारत की गतिविधियां हैं उनको शायद सामने रखते हुए नजर आएंगे। G20 के डिक्लेरेशन को और शायद आगे बढ़ाने की पहल इस COP28 के दौरान दिखाई दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रयास भारत का हमेशा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेकर चलना है,
हालांकि भारत इस पर इस वक्त अगर देखा जाए काम कर रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, चूंकि हम यहाँ पर कल भी आए थे, हमने कुछ डेलीगेट्स से बात की, खासतौर पर जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रयास और जिस पद पर इस वक्त भारत है वो अगर देखा जाए काफी सराहनीय होगा। और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज भारत को जो है उसमें अगर देखा जाए समर्थन भी देती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो इसीलिए जो अलग अलग ये मुद्दे हम कह रहे हैं कि किस प्रकार से फाइनेंस किया जाए, किस प्रकार से जो स्टॉक टेक होगा, मतलब क्या क्या अब तक आपने नीतियां अपनाई है और आगे किस प्रकार से नीतियां अपनाने वाले हैं, इसके बारे में एक रिपोर्ट यहाँ पे साझा की जाएगी। उस पर सब कंट्रियां किस प्रकार से एक साथ आएगी, इस पर भी चर्चा होगी। तो ये इन सभी मुद्दों पर भारत अपनी राय करेगा और साथ ही साथ ये जरूर चाहेगा कि बाकी डेवलप कंट्रीज भी हो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज भी हो, उसके साथ आए। बहुत शुक्रिया शिशिर सेलार, दुबई से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए इकोनॉमी टुडे में और COP28 की सभी गतिविधियों को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाजार किस तरह से आज फायदे के साथ खुले हैं और GDP आंकड़ों का कितना असर पड़ा है बाजार पर, देखेंगे। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं इकोनॉमी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब देख लेते हैं शेयर बाजार की क्या रही चाल। गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत करते हैं। किस तरह से आज हमें फिर से एक बार बढ़त के संकेत दिखाई दिए और गिफ्ट निफ्टी पर अगर हम देखें निगाह तो 5 अंक की बढ़त हमने दिखाई दी थी, 20,343 के स्तर पर हमें दिखाई दिया था। लेकिन अभी जो बाजार हैं वो फायदे के साथ किस तरह से कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, आपको दिखाते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी की ओपनिंग आज ग्रीन यानी फायदे के साथ हुई है। 216 अंकों पर 67,205 का स्तर आज सेंसेक्स की ओपनिंग में दिखाई दिया और निफ्टी में भी हमें तेजी दिखाई दी। और निफ्टी का स्तर अगर हम देखें तो कल 20,000 के आंकड़े को पार करने के बाद आज 20,211 का स्तर, 78 अंकों पर निफ्टी 50 की ओपनिंग दिखाई दी। शानदार ओपनिंग इसलिए क्योंकि उम्मीद से बेहतर नतीजे Q2 के GDP के आंकड़े आए। सभी लोगों ने अनुमान लगाया था कि शायद 6.5 से 7.4% के बीच ये वृद्धि दर रह सकती है, लेकिन सभी को चौंकाया भारत की GDP विकास दर के अनुमान ने और उसका असर एक बार फिर से बाजारों पर आज दिखाई दे रहा है। देखते हैं कहां पर गेन इस वक्त नजर आ रहा है। निवेशकों को जहां पर फायदा हो रहा है उन स्टॉक्स पर एक निगाह डालते हैं। आज के टॉप गेनर्स अपोलो हॉस्पिटल, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक और एशियन पेंट्स, जहां पर करीब 1.25% से 2% तक की बढ़त आपको इस वक्त निवेशकों के लिए दिखाई दे रही है। देखते हैं टॉप लूजर्स आज के और वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। विप्रो, बजाज ऑटो, टाइटन, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे टॉप लूजर्स जो आज के कारोबार में थोड़ी सी गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं जो वर्ल्ड आउटलुक है इस वक्त बाजारों का वो कैसा है और शुरुआत करते हैं अमेरिकी बाजारों से। अमेरिकी बाजारों में आज के वायदे कारोबार पर हम निगाह डालें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 145 अंकों की बढ़त, S&P 500 में गिरावट काफ़ी फ्लैट, नैस्डैक 23 अंक गिरा, 14,258 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। देख लेते हैं यूरोपीय बाजार कल किस तरह से बंद होते हुए नजर आया। गुरुवार की बंदी लंदन 30 अंकों पर, फ्रांस 45 अंकों पर, जर्मनी 48 अंकों पर, तीनों ही बाजार पॉजिटिव जोन में नजर आए। अब देख लेते हैं आज के एशियाई बाजार में किस तरह की गतिविधि आज देखने को मिल रही है। मिक्स्ड रिएक्शंस शुरुआत में देखने को मिल रहे थे। जापान, हांगकांग और कोरिया, तीनों ही बाजार इस वक्त पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा जिस पर हम लगातार आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते रहते हैं वो है कच्चे तेल की कीमतें। कच्चे तेल की कीमतें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 82.83 का स्तर, हालांकि थोड़ी सी नरमी ज़रूर देखी गई थी। आज जो कच्चे तेल के दाम हैं उनमें इस वक्त जो हमें भाव दिखाई दे रहा है ब्रेंट क्रूड का $82.83 प्रति बैरल। थोड़ा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार GDP की हमारी खास खबर आज के फोकस में और उस पर एक्सपर्ट की नजर। आप देखते रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की।
सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए घरेलू सकल उत्पाद जीडीपी के आंकड़े अब आ चुके हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर अवधि में देश की विकास दर 7.6% जो बीते साल इसी अवधि में 6.2% के स्तर पर थी। गौरतलब है कि इस साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में शानदार 7.8% की विकास दर दर्ज की गई। आरबीआई ने दूसरी तिमाही के लिए सिर्फ 6.5% की विकास दर का अनुमान जताया था, जबकि दूसरी एजेंसियों का अनुमान 6.5 से 7.4% के बीच था। लेकिन सभी अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरी तिमाही के आंकड़े उम्मीद से बढ़कर के साबित हुए। इस तिमाही का स्टार परफॉर्मर रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसने करीब 14% की बढ़ोतरी दर्ज की। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 13% और पानी और बिजली की सप्लाई में 10% से ज्यादा का विकास दर्ज किया गया। खनन क्षेत्र में भी 10% से ज्यादा की दर से विकास दर्ज की गई। उधर सीमेंट, स्टील और कोयले के उत्पादन में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के आयात निर्यात में इस दौरान काफी इजाफा हुआ। अच्छी खबर यह भी है कि सरकार की ओर से होने वाले जो बुनियादी ढांचे पर खर्च है, उसमें दूसरी तिमाही में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति की बुनियाद है। आपको याद होगा कि पिछले कई बजटों से लगातार जो बुनियादी ढांचा है उसमें जो तेजी देखी है, उसमें निवेश में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और यही वजह है कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं उन पर भी उनका असर दिखाई दे रहा है। और जीडीपी के आंकड़ों पर मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने खुशी जाहिर करते हुए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि जीडीपी में ये बढ़त खासतौर पर खनन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मिले सपोर्ट की वजह से देखी गई। The year-on-year growth in real GDP or in constant prices is 7.6%, higher than the most optimistic projections made by the private sector economists, which was 7.4%. Quite a few of them had numbers of 7% and slightly above. 7.4 was the highest estimate, but this came in at the slightly above the top end of those estimates. As you can see here, the economy has been fairly maintaining a very steady momentum since the recovery from COVID in FY22. Bulk of this growth has come from the growth in industry, manufacturing, mining, utility production, etc. As we all know from monthly data, which we already have all the way until October, external trade has been a challenge, but nonetheless in October we know that merchandise export growth picked up, services sector growth also picked up, and because of the collapse in the value of our imports, overall trade deficit in the first 7 months of the year is under control. और वित्त सचिव ने भरोसा जताया कि साल के लिए बजट में तय वित्तीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा और गरीब कल्याण अन्न योजना का इस पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। Nothing has happened so far to change the assumption that we will end this year with a fiscal deficit of approximately 5.9%. So, as of now, nothing has happened to change that assumption, and I'm confident as of today that we will adhere to our fiscal targets. And the announcement on the Garib Kalyan Anna Yojana does not by itself mean anything for our fiscal consolidation path. We are still committed to that path. और अब सीधे आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां पर राष्ट्रपति आम्स मेडिकल कॉलेज को संबोधित कर रहे हैं। मेडिसिन, 3D प्रिंटिंग, टेलीमेडिसिन और अन्य टेक्नोलॉजीज का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्रों में किया जा रहा है। आप सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि हमारी तीनों सेनाओं के सभी कर्मियों की चिकित्सा उच्चतम स्तर की हो। मुझे विश्वास है कि एएफएमसी की टीम इस प्रयास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। इस संस्थान के सभी विद्यार्थियों पर बहुत बड़ा दायित्व है। आप सबको देश की रक्षा करने वाले वीरों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। मुझे विश्वास है कि ये जिम्मेदारी आप पूरी मेहनत और लगन से निभाएंगे। आपने अपने प्रयासों और उदाहरणों से ये सिद्ध किया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम सब कोरोना की महामारी के विकट समय से गुजरे हैं।
मुझे आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के वीर पुरुषों और महिलाओं पर गर्व है, जिन्होंने कोविड-19 की महामारी का डट कर सामना किया। देशवासी अपनी निस्वार्थ सेवा और साहस को सदैव याद रखेंगे। आप अपने प्रतिबद्धता पर सदा अटल रहे हैं और अपनी योग्यता सिद्ध की है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपसे राष्ट्रीय हित के प्रति अपने संकल्प, उत्साह और प्रतिबद्धता को रिन्यू करने का आग्रह करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मैं एक बार फिर AFMC के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देती हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। आप सदा देश को गौरवान्वित करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण AFMC पुणे से राष्ट्रपति का सीधा संबोधन। और अब हमारे साथ आज के फोकस में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनिल कुमार, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार, बहुत धन्यवाद। और GDP के आंकड़ों पर हम बात करते हैं। किसी को शायद उम्मीद नहीं थी कि इतने बेहतरीन आंकड़े आए हैं। इसके पीछे की वजह RBI गवर्नर ने तो 1 महीने पहले शायद संकेत दे दिए थे कि उत्साहजनक हो सकते हैं, आश्चर्यजनक हो सकते हैं, लेकिन इतनी उम्मीद शायद आपको भी नहीं रही होगी। बिल्कुल। और आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है एक गुणीय चक्र है, वर्चुअस साइकिल, उसके अंदर हम एंटर कर चुके हैं। और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। और जो पिछले 4-5 सालों में हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, आज इन आंकड़ों से ये साफ दिखता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ इस तिमाही में हमें देखने को मिली है। इसमें मुख्यतः मैं कहूंगा जो PLI स्कीम है उसका बहुत अच्छा योगदान रहा है। और साथ साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कदम है और एक डायरेक्ट टैक्स में जो रिडक्शन किया है उसमें कमी की है, और एक GST का ये बहुत ऐसे जो सुधार के हमारे थी योजनाएं, वो एक गेम चेंजर सिद्ध हुई। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज हमारा GDP में शेयर तकरीबन 19% के पास है। जी, आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसने 14% की उछाल दर्ज की गई है, बहुत ही शानदार रही सर। लेकिन जहां पर थोड़ी सी मुश्किल नजर आई वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर वो 4% के आसपास करता तो शायद हम 8% के करीब पहुंच जाते। क्या वजह रही दूसरी तिमाही में कि खेती बाड़ी दूसरी तिमाही में थोड़ा मानसून, जो हम मानसून के ऊपर हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक अभी भी डिपेंडेंट है। तो मानसून जो इरेटिक रहा, मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन अगली तिमाही में उम्मीद है कि क्योंकि इस बार कुछ मानसून थोड़ा सा लेट आया, तो अगली तिमाही में इसमें कुछ रिकवरी होने के मेरे को दिख रहा है कि चांस है। और साथ साथ अगर हम पूरे साल की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो विकास एग्रीकल्चर में अनुमानित है वो तकरीबन 3% के आसपास है। और पिछले छिमाही में अगर हम देखें तो तकरीबन 2.4% से ग्रोस वैल्यू एडिशन हमारे कृषि क्षेत्र में हुआ है। तो ये थोड़ा निराशाजनक तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर में थोड़ा इरेटिक बिहेवियर होता है। तो इस तिमाही में मेरे को लगता है वो अच्छी रिकवरी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो जाएगी। प्रोफेसर साहब, अब मेरे साथ बने रहिए। जो कोर सेक्टर के आंकड़े आए हैं उसकी भी जानकारी हम अपने दर्शकों को दें। कोरोना महामारी के प्रभाव से बाहर आकर के जब देश का औद्योगिक क्षेत्र है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं वो भी अब रफ्तार पकड़ने लगा। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर महीने के दौरान देश के औद्योगिक उत्पादन में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई। वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। 8 कोर सेक्टर के ग्रोथ रेट 12.1% रही। 1 महीने पहले सितंबर में 8 कोर सेक्टर में ग्रोथ रेट 9.2% थी। साल भर की बात करें तो अक्टूबर 2022 में ये केवल 0.7% थी। जिन 8 प्रमुख सेक्टर्स में ग्रोथ आई है उनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरीज, उर्वरक, इस्पात और सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी शामिल हैं। सेक्टर्स का IIP में 40% से ज्यादा का योगदान है। आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 8 बुनियादी उद्योगों की उत्पादन दर 8.6% रही है, जो पिछले साल इसी अवधि में 8.4% थी। कोयला उत्पादन में जबरदस्त 18.4%, स्टील उत्पादन में 11% की बढ़ोतरी हुई और जो कि अक्टूबर में 3.8 और 5.8 के आसपास थी। सीमेंट की हम बात करें तो उसमें भी 70% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 1 साल पहले इसमें केवल 4% की गिरावट आई थी। बिजली उत्पादन देखें तो 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले साल इसी महीने में 1.2% की गिरावट थी। इस साल अक्टूबर में कच्चे तेल का उत्पादन 1.3% बढ़ा और
प्राकृतिक गैस का उत्पादन 9.9%, जबकि 2022 में यह 2.2 और 4.2% की गिरावट दर्ज की गई थी। इस साल अक्टूबर में रिफाइनरी 4.2% बढ़ी, अक्टूबर 2022 में 3.1% की गिरावट दर्ज की गई थी। और फर्टिलाइजर में उत्पादन में 5.3% की बढ़ोतरी रही, पिछले साल ये 5.4% के स्तर पर थी। प्रोफेसर साहब, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ है, खासतौर पर कोर सेक्टर, वो सीधे तौर पर इकॉनमी के परफॉर्मेंस से जुड़ा नजर आता है और इसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी 20% तक की, 14, 15 और 20% की बढ़ोतरी देखी गई। क्या ये लो बेस पे है या वाकई गतिविधियों में तेजी आ रही है? देखिए, पिछले 4 सालों में जो भारत की सरकार का जो बजट है कैपेक्स के अंदर, वो तकरीबन डबल हुआ है। पहले अगर हम तुलना करें तो पहले 1.6% टोटल कैपेक्स जीडीपी का होता था, जो अब बढ़ के 3.3% हो गया है। मतलब सीधा डबल होने का मतलब है कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आज पिछले 5 सालों से बुनियादी ढांचे पर और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जो सरकार का जोर रहा है, उसमें पाइपलाइन, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की स्कीम हो या गति शक्ति की स्कीम हो, उसमें हम लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी देखते हैं कि काफी गिरावट आ रही है। और हमारे पास जो टारगेट है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम से कम 5% कम लाने का टारगेट है। तो मेरे को लगता है जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है और साथ में जो उसके साथ कनेक्टेड सेक्टर्स है, सीमेंट का सेक्टर है, साथ में स्टील का सेक्टर है, उन सब सेक्टर में हम देख रहे हैं बढ़ोतरी है। तो उसका जो असर हम सीधा सीधा देखते हैं कि हमारी जीडीपी के आंकड़े में हो रहा है। और सबसे सुखद बात यह है कि इसमें काफी हद तक जो कंट्रीब्यूशन है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इन सब में जो इन्वेस्टमेंट है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और साथ में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसके साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इन सेक्टर्स में आ रहा है। प्रोफेसर तो साहब, बहुत लगता है कि आने वाले दिन में, भविष्य में हमारी जीडीपी की दर और जो अनुमान है उससे और आगे तक जाने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हमारे पास इतना ही है। आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर रोजगार भी बड़ी संख्या में मिलता है। उस लिहाज से भी ये आंकड़े बहुत ही आश्चर्यजनक के साथ साथ उत्साहजनक भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे है न्यूज़ 10 भावना नैयर के साथ। देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।